नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए 15 मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 15 मॉडल पेपर हम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर रहने वाला है 4, जिसका भाग 2 आज हमारा रहने वाला है। कितने भाग? नंबर 2, यानी मॉडल नंबर 4 का पार्ट 2 रहने वाला है। यानी पार्ट फर्स्ट इसका आपको करवा दिया गया है और पार्ट 3 आपको राहुल सर के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो सर ऐसे कैसे कर रहे हो? मॉडल पेपर को कितने भागों में बांट रहे हो? ऐसे हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो देखिए, हम मॉडल पेपर हम किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान जीके कर रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक हम पहले पार्ट में कर रहे हैं। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इंडिया जीके करेंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन भूगोल या इंडियन जियोग्राफी कह दीजिए, इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे, साइंस की बात करेंगे और हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे और हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। यानी पार्ट फर्स्ट में हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम कितने क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। और पार्ट 3 में आपको हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको राहुल सर के द्वारा करवा दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज हमारा मॉडल नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। शानदार तरीके से देखिएगा किस तरीके से आपको सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस मॉडल पेपर को लास्ट तक लगा लेना और आने वाले जितने भी मॉडल पेपर है ना, शानदार और अच्छे तरीके से लगा लेना। और इसके अलावा आपको इसी चैनल पर मैराथन सीरीज के माध्यम से वे टॉपिक करवाए जा रहे हैं जहां से पक्का 100% 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा रखे हैं, वो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो। और देखिए, इसके बाद आपको एक मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी, जिसमें सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए एक ही क्लास में आपको संपूर्ण राज्य व्यवस्था करवा दी जाएगी, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, विधानमंडल, सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग सभी आपको एक क्लास में करवा दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए शानदार तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम तैयारी करेंगे पटवार, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, आज की मॉडल नंबर 4 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इंडिया जीके मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और किसके, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान जीके अच्छे तरीके से किया था। तो चलिए, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। शानदार लाइन है, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। जी हां प्यारे साथियों, किस्मत भी रूठ जाए ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। तो हिम्मत इतनी ज्यादा कर लीजिए कि किस्मत भी रूठ जाए ना तो भी आपको मंजिल मिल जाए। क्या मिल जाए? मंजिल। और मंजिल मिलने के बाद जो आनंद आएंगे ना प्यारे साथियों, बहुत आनंद आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। शानदार क्वेश्चन है आज का हमारा। 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे ना, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आज का 51 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और जितने भी क्वेश्चन करते हो ना आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हमें? एटली। ऑप्शन नंबर बी क्या है? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वेवेल। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? चर्चिल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए एटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटली हो जाएगा। जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1945 से लेकर 1951 तक था। 1945 से लेकर 1951 तक कौन रहे थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के? वो रहे थे एटली रहे थे। और भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? 1947 में मिलती है, यानी शासनकाल में यहां हमें जो आजादी मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो एटली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एटली हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, भारत में जब 1857 की क्रांति हुई तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मैं आपको अदर व्याख्या भी साथ के साथ बताता चलूंगा ताकि आपको यहां पर क्वेश्चनों के माध्यम से भी है ना अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पामस्ट्रन थे। कौन थे? पामस्ट्रन थे। कौन? प्रधानमंत्री पामस्ट्रन थे 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और भारत की स्वतंत्रता के समय कौन हो गए? भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बांधों को यानी जो बांध होते हैं ना, उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यह हमें पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला, टी कृष्णचारी। क्या टी कृष्णचारी है जिन्होंने बांध को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर बताया है। आधुनिक भारत के मंदिर बताया है। और बात करें कौन से निर्माण, बांध के निर्माण के समय कहा गया था? ये भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के समय कहा गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बांधों को क्या कहा दिया गया? आधुनिक भारत के मंदिर कहा दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और ये हमारे मॉडल पेपर, यूथ कंपटीशन टाइम के मॉडल पेपर है। आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। इनकी प्रीवियस ईयर बुक भी आती है, वो भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बड़ी शानदार, बड़ी जानदार बुक है। यहीं से लगभग मान के चलिए 70 नहीं 80% तक आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 हमारा आज का क्वेश्चन नंबर वैसे 3 है। और 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों में से प्रार्थना समाज के संबंध नहीं थे, यानी प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी उससे संबंधित कौन नहीं है? इनमें से हमें बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 31 मार्च 1867 को। कब होती है? 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा?
ये की जाती है गोविंद रोनाडे के द्वारा और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और चंदावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? चंदावरकर के द्वारा की जाती है। और किसकी प्रेरणा से की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो वो है केशव सेन। कौन है? आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से। आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और NG चंदावरकर के द्वारा की गई थी। और इसमें एक और आते हैं, कौन है? RG भंडारकर भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे क्या? नहीं प्यारे साथियों, ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यही हमें पूछा गया है कि कौन संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब हुई थी? 1867, 31 मार्च 1867 को होती है। किसकी प्रेरणा से की जाती है? केशव सेन की प्रेरणा से की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रोनाडे के द्वारा। NG जी से क्या बन जाएगा? गोविंद बन जाएगा। यानी गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है। और इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? RG भंडारकर भी निभाते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन और कंप्लीट अच्छे तरीके से। अब प्रार्थना समाज से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। और क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है कि वेदों की ओर लौटो। बच्चे को पता होगा, आपको तो फिर भी पता होगा। अगर बच्चे को नहीं पता तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन जो कर रखी है, 12वीं पास जो आपने कर रखी है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? और जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तब ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे माइंड में जो प्रेशर होता है ना, वो अलग ही होता है। यहां पर आप सही कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो। अगर आपसे ये भी पूछ लेना एग्जामिनर कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, एग्जाम हॉल में एक बार आपको लगेगा 3,42,239 है या 29 है। इस प्रकार कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ऑप्शन भी इस प्रकार मिलते हैं। और तभी हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी तो करना होता है, करके आ जाते हैं ए, और घर आकर क्या कहते हैं? मेरो तो धोखों ही गलत हो है, हर बार गलत हो है, मेरो हर बार गलत हो जाए, बिना ही काम गलत हो जाए। मन बेरो है कहे मैं ऑप्शन नंबर बी आओगे, फिर भी ऑप्शन नंबर ए भर दियो। और कई क्या करते हैं? ऑप्शन भरते समय गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम हॉल है प्यारे साथियों, वहां पर प्रेशर अलग होता है। आप घर पर बैठे होते हो तब प्रेशर अलग होता है। तो देखिए वेदों की ओर लौटो, तब एग्जाम हॉल में आप क्या करोगे मैं बताता हूं आपको। यही क्वेश्चन गलत किस प्रकार होता है? आप इन दो को तो पहले पोत काट दोगे, पहली बार में ही काट दोगे। एस राधाकृष्णन और स्वामी श्रद्धानंद ऑप्शन ये जो हमें दे रखे हैं, इनको पहली बार में ही इनको डिलीट कर दोगे कि ये तो नहीं होगा। फिर बचेंगे स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती। बस यहीं पर कंफ्यूज होगी। देखिए स्वामी विवेकानंद, दयानंद, लास्ट में नंद आ रहा है, यहां पर भी नंद आ रहा है। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे प्यारे साथियों, लेकिन आज से आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए दया आ रही है क्या? दया नंद, दया आएगी कि क्या? वेदों की ओर लौटो। अब वेदों की ओर लौट चलो, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब वेदों की भी सुन लो, वेदों की ओर लौट जाओ। यानी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कथन कहा गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा क्या स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कौन से समाज की? आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई? क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे कि
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1875 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आधुनिक भारत का क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। और अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कहां पर की गई थी, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ही चलो आपको बता देता हूं कि कहां पर की गई। तो कहां पर की गई? बंबई में की गई थी। आगे मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ लूंगा, कोई बात नहीं, और बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपसे लगभग हर क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन पूछता हूं, आगे पूछ लिए जाएंगे वो क्वेश्चन। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही क्या नारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी किनके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक तरफ संस्थापक दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें क्या दे रखे हैं? दूसरी तरफ हमें सामाजिक धार्मिक संगठन दे रखे हैं। हमें क्या करना है? मिलान वाले विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कौन सा सही मिलान दे रखा है हमें? उचित मिलान। देखिए, उचित यानी जो सही दे रखा है वो हमें बताना है कि उचित मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद जी। क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? जी श्रीमान, बिल्कुल सही कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कौन से मिशन की स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और कब की गई आर्य समाज की स्थापना? 1875 में की गई थी। तो यह भी आपको याद है ना? अभी अभी आपको बताया। आगे देखिए ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्या यह सही है? नहीं, यह तो गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1897 में की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। तो यह भी गलत दे रखा है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य समाज की स्थापना नहीं की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इनके द्वारा स्थापना की गई थी ब्रह्मा समाज की स्थापना। कौन से समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना। और कब की गई? 1828 में की गई थी। कब की गई मेरे प्यारे साथियों? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। और इसी प्रकार 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और इसी प्रकार दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो इसमें कौन सा उचित मिलान है? केवल ऑप्शन नंबर ए उचित मिलान दे रखा है, बाकी हमें क्या दे रखे हैं? गलत। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आराम से चल रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे से चल रहे हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तब प्यारे साथियों, धीरे धीरे चलेंगे ना तो फल हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। ऐसे नहीं कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, ऐसे नहीं पॉइंटों से रह गया। नहीं प्यारे साथियों, एक बार में धीरे धीरे से आप पढ़ लीजिए, सारा मैटर क्लियर कर लीजिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न तो आप 1 नंबर से रहोगे, न आप 2 नंबर से रहोगे। आपका क्या हो जाएगा? अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए, हमने आर्य समाज की बात कर ली, ब्रह्म समाज की बात कर ली, रामकृष्ण मिशन की बात कर ली और प्रार्थना समाज की बात कर ली। अब एक और सोसाइटी आ गई, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी।
अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें कि संस्थापक कौन थे या कौन थी, ये हमें बताना है। तो देखिए एनी बेसेंट, फिर क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं, एनी बेसेंट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, एनी बेसेंट माने जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, चलिए यह भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इनको समझने के लिए थोड़ी सी ध्यान से देने वाली बात क्या है, यहां पर देखिए भारत की है। यहां पर देखिए एक थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, उसकी स्थापना 1875 में की गई थी। किनके द्वारा, 1875 में ब्लोवत्स्की, किसके द्वारा, बेलावेत्स्की, इनके द्वारा की गई थी। और इनके साथ में कौन थे, और ओलकट थे। कौन थे, ओलकट। कहां पर की गई, न्यू आर्क में की गई थी। कहां पर, न्यू आर्क में। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के संस्थापक कौन है। तो देखिए ये तो हो गए न्यूयॉर्क में जो स्थापना हुई थी उनके, जो 1875 में हुई थी। लेकिन 1907 में है ना, कब है, 1907 में एनी बेसेंट के द्वारा भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, प्राचीन जो धर्म है एवं दर्शन है ना, उनका प्रचार प्रसार करना और विश्व में क्या बनाना, बंधुत्व का उद्देश्य था। किनका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 57, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बहावी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, या महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, या तर्क संगत शिक्षा को अपनाना। तो इसका उद्देश्य क्या था, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध बनाना। क्या बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध बनाना। और किनके द्वारा यह चलाया गया था, बहावी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था। तो यह चलाया गया था सैयद, किनके द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा। और इनके साथ कौन थे, सैयद अहमद जी के साथ थे इनायत अली। कौन थे, इनायत अली थे। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, इनायत अली। इनके द्वारा क्या चलाया गया था, बहावी आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम को परिशुद्ध करना, यानी शुद्ध करना, जो गलतियां हो रखी है इस्लाम धर्म में उनको सुधारना, जो इस्लाम या मुस्लिम है उनमें सुधार लाना इसका उद्देश्य था। और यह प्रारंभ कब होता है, 1828 में प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है, यह चलता है 1888 तक। कब तक चलता है, 1888 तक। कौन सा आंदोलन, बहावी आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम को परिशुद्ध करना। किनके द्वारा चलाया गया, सैयद अहमद जी के द्वारा और इनायत अली जी के द्वारा चलाया गया था। 1828 से यह प्रारंभ होता है और 1888 में यह समाप्त हो जाता है। कौन सा आंदोलन, बहावी आंदोलन, जिसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्या करना, इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 58, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि निम्न में से, जो हमें दे रखे हैं, रेगिस्तान दे दिया, ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। यानी नाइटहुड की उपाधि है ना, किसने लौटा दी थी, यह हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, ये 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को होता है ये। और ये नाइटहुड की उपाधि किनको प्राप्त थी, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या प्राप्त थी, नाइटहुड की उपाधि थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में
उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि 30 मई, ये तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है और पूछी गई भी है, 30 मई 1919 को लौटा दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? 30 मई 1919 को लौटा दी। किनके द्वारा लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लौटा दी गई थी वापिस। किनको? अंग्रेजों को। और बात करें, एक विष्णुदत्त शुक्ल भी है, जिनके द्वारा कौन सी उपाधि त्याग कर दी गई थी? उनके द्वारा उपाधि दी गई थी, उनको कौन सी थी? राय बहादुर। कौन सी? राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी विष्णुदत्त शुक्ल को। किसको? विष्णुदत्त शुक्ल को ये उपाधि दी गई थी और इनको भी इन्होंने त्याग दिया था राय बहादुर की उपाधि को। किनके द्वारा? विष्णुदत्त शुक्ल। नाम लिख देता हूं, विष्णुदत्त शुक्ल। विष्णुदत्त शुक्ल, विष्णुदत्त शुक्ल के द्वारा तो राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग कर दी गई या लौटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है? गांधी जी का सर्वोदय का से क्या तात्पर्य? यानी जो गांधी जी है ना, उसका सर्वोदय शब्द से क्या तात्पर्य? अहिंसा, अहिंसा, आत्म संयम, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सर्जन या सत्याग्रह। तो देखिए, इसमें जो पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या करेंगे? सर्वोदय, यानी गांधी जी क्या है? अहिंसात्मक थे, यानी वो हिंसा से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, अहिंसा से संबंधित थे। तो पढ़ने वाले ज्यादातर यही करके आएंगे। लेकिन मैं आपको ये सच बात बता रहा हूं, लेकिन तुक्के लगाने वाले इसमें आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुक्के लगाने वाले हमेशा क्या सोचते हैं? जो ऑप्शन बड़ा होता है ना, वही आंसर होता है। जो ऑप्शन बड़ा वही आंसर होता है। तो वो क्या करके आएंगे? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सर्जन, और इनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी कारण कई बार परीक्षाओं में तुक्के लगाने वाले आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। किनमें? जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आपने सीईटी में जो पहले हुई थी उसमें देखा भी होगा, कुछ लोगों, कुछ विद्यार्थियों के नंबर आपसे ज्यादा आ रहे थे, आप पढ़ने वाले थे, और कुछ ने कभी पढ़ा ही नहीं और वो पेपर देके आए, आपसे ज्यादा नंबर ले आए। आपने ये देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, माउंटबेटन प्लान। क्या है माउंटबेटन प्लान? जो जून 1947 में आया था, में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? किस प्रांत ने जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिंध। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए यहां तक तो आ गए आपके पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आ गए ना। तो अब हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चनों की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप है, इस प्रकार मान लीजिए एक बार, इसी प्रकार है। ये उत्तर आ गया, ये दक्षिण आ गया, ये पूर्व आ गया, ये पश्चिम आ गया, इस प्रकार है। तो देखिए हमें क्या बताना है? पश्चिम जो बिंदु है वो बताना है। क्या बताना है? पश्चिम जो बिंदु है वो हमको बताना है। तो देखिए ये हो गया पश्चिम बिंदु। तो ये बिंदु कौन सा है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत का उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। अब देखिए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 68 डिग्री। कितने? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा है? हमें पूछा गया पश्चिम बिंदु। तो पहले हम बात कर ले उत्तर बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु जो यहां पर है वो तो कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। यानी इंदिरा को कोल कीजिए, इंदिरा को कोल कीजिए क्योंकि वो उत्तर में है, तो इंदिरा कोल। फिर देखिए दक्षिण बिंदु। तो दक्षिण बिंदु कौन सा है हमारा? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नीचे कौन? इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा इंदिरा उत्तर दक्षिण, इंदिरा इंदिरा उत्तर दक्षिण, यानी इंदिरा
पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और आगे देखिए, और इसको क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। और दक्षिणतम बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, कन्याकुमारी, जो कहते हैं ना मुख्य भूमि पर, ये तो हमारा आ गया जो सबसे दक्षिण में। और मुख्य भूमि पर पूछ लेना हमें तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी में है कैप कोमोरिन। और अब बात करते हैं हम पश्चिमी और कौन सा, पूर्वी। पूर्वी कौन सा है, यहां पर कौन सा है, यहां पर है की बिथु, की बिथु, की बिथु, की बिथु, कौन सा, की बिथु। और यहां पर कौन सा है, गोहर माता। कौन सा, गोहर माता या गोर मोती कह दीजिए, गोर मोती कह दीजिए या गोहर माता कह दीजिए। ये तो कहां पर पड़ता है, ये तो गुजरात में है। की बिथु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट बता दिए। अब देखिए, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, पूर्वी पॉइंट की बिथु और पश्चिमी पॉइंट गोर मोती है, गोर मोती। और हमें कौन सा पूछा है, पश्चिमी बिंदु पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, गोर मोती। तो जो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस नंबर 3 कैसे आए, हाँ एक हमने बीच में कर लिया था अलग, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर लीजिए। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं, यानी ऊंची ऊंची जो चोटियां या पर्वतमालाएं होती है, वहां पर जो घास होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुग्याल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब याद तो क्वेश्चन बहुत आराम से किए हमने, फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हम व्याख्या करते हुए चल रहे हैं तो आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्या पूछा है हमें, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और भारत में बताना है। कंचनजंगा, नमचा वर्मा या माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर है, नेपाल में स्थित है। कहां पर है, नेपाल में। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया अब की बार एलडीसी के एग्जाम में। और कितनी ऊंचाई है, अब याद कर लीजिए, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर कंचनजंगा की लंबाई है, जो कौन से हिमालय में पड़ती है, वरद हिमालय में पड़ती है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है ये, कौन सा, कंचनजंगा। पहला कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, केटू या गोडगिन ऑस्टिन हो जाएगा, केटू या गोडगिन ऑस्टिन, जो कहां पर है, पीओके में है। कहां पर है, पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। और यहां पर बात करें तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी ऊंची चोटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, कि सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है। देखिए, सिंधु जल संधि कब हुई थी, सिंधु जल संधि 16 सितंबर, कब, 16 सितंबर 1960 में संपन्न हुई थी। कौन सी, सिंधु जल संधि। और इसमें क्या किया गया था, सतलज, व्यास और रावी नदी है ना, वो तो भारत के नियंत्रण में रख दी। कौन सी, सतलज और कौन सी, व्यास, सतलज, व्यास और रावी नदी। ये तीनों तो क्या कर दी थी, ये तो रख दी थी हमारे भारत की तरफ रख दी। 16 सितंबर 1960 को जो समझौता होता है, कौन सा, सिंधु जल संधि। क्योंकि सिंधु जल संधि नाम क्यों दिया, क्योंकि ये सभी नदियां किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। और भारत का नियंत्रण तो ये हो गया, और पाकिस्तान के नियंत्रण में झेलम, चिनाब और कौन सा आ गया, झेलम, चिनाब और सिंधु। ये किनको दे दी गई, पाकिस्तान को नियंत्रण को दे दिया गया था। तो देख लीजिए, रावी भारत के अंतर्गत है, और व्यास भी भारत के अंतर्गत है, सतलज भी भारत के अंतर्गत है, लेकिन चिनाब ये नदी सिंधु जल संधि के तहत इसका नियंत्रण किसको स्वीकार दिया गया था, ये पाकिस्तान को कर दिया गया। कब, 16 सितंबर 1960। याद रखिए 16 सितंबर 1960, ये नदियां भी याद रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, अंगूर की खेती और कटाई क्या कहलाती है, अंगूर की खेती और कटाई क्या कहलाती है, तो अंगूर की खेती और कटाई क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है।
और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहलाती है। सिल्वीकल्चर क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है वन की खेती या वन संवर्धन। क्या कहलाता है? वन संवर्धन कहलाता है। बागवानी हॉर्टिकल्चर हो गया। मछली क्या हो जाएगा? एक्वाकल्चर या पिसीकल्चर, इसे और क्या कहते हैं? पिसीकल्चर भी कहते हैं। पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर किसे कहेंगे? मछली पालन से संबंधित है। और सेरिकल्चर, और याद रख लीजिए एक सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसको कहेंगे? रेशम कीट पालन को कहते हैं। किसको? रेशम कीट पालन को। क्वेश्चन नंबर 66 कि अबरख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यह हमें बताना है। यह पारभासी होता है, ये बिल्कुल सही है, पारभासी होता है और आग्नेय और कांतरिक चट्टानों के रूप में पाया जाता है। ये अत्यधिक कठोर होता है। क्या जी श्रीमान? अत्यधिक कठोर होता है। और क्या होता है? ये उष्मा का तो क्या होता है? सुचालक होता है। उष्मा का तो सुचालक होता है। कौन? अबरख। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक पूछा जाता है कि उष्मा का तो सुचालक है और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखिए, इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है और यह एक बढ़िया अग्निरोधक होता है। ठीक है, यह भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है हमारा? इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, यह हमें सही नहीं दे रखा। और अपरग के उत्पादन में भारत का है ना विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान अबरख उत्पादन में है। और सर्वाधिक अपरग कहां पर मिलेंगे आपको? झारखंड, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में अबरख के उत्पादन आपको मिलेंगे, जो एक पारभासी होता है, अत्यधिक कठोर होता है, उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और एक अग्निरोधक के रूप में भी कार्य करता है। इतनी बातें याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 भी देख लीजिए कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बंगलोर नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बंगलोर तो कहां पर है? वर्षिभा नदी पर। कौन सा? वर्षाभावती नदी पर स्थित है। आगे देखिए, कटक, कटक तो महानदी पर है। कटक उड़ीसा महानदी पर स्थित है, महानदी। और हमें पूछा क्या गया है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर। कौन सी नदी पर? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और कोटा शहर कौन सी है? चंबल। कौन सी? चंबल। कोटा कहां पर? राजस्थान में, चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो बंगलोर वर्षभा नदी पर है और कटक महानदी पर। बद्रीनाथ कहां पर है? अलकनंदा। और कोटा चंबल। याद हुआ? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है, झारखंड में बराकर नदी, झारखंड में बराकर नदी पर जो बांध बनाया गया है वो कौन सा है? तो झारखंड में जो बांध बनाया गया है ना बराकर नदी पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है बराकर नदी, क्योंकि यहां का जो बांध है ना वो इंपोर्टेंट है। तेलिया बांध। कौन सा बांध है? तेलिया बांध है। जो इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि तेलिया बांध है ना यह पहला बांध है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो बराकर नदी पर बनाया गया। यानी बात करें, क्या बात कह रहा है कि दामोदर नदी, दामोदर घाटी निगम है ना, किनके द्वारा? एक सेकंड, झारखंड में बराकर, ठीक है, झारखंड में बराकर नदी पर जो बांध बना है वो है तेलिया बांध। और तेलिया बांध क्या है? ये पहला बांध है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बना हुआ है। और किसके द्वारा बनाया गया? ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा, दामोदर घाटी निगम के द्वारा ये बनाया गया, दामोदर घाटी निगम के द्वारा ये बनाया गया। कौन सा बांध है? तेलिया बांध या तेलिया बांध बनाया गया, जो कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमाकर किस प्रकार कि तेलिया बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, वार्षिक ऋतु परिवर्तन। और दैनिक आ जाए तो क्या हो जाएगा? मौसम आ जाएगा, तो मानसून आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियां किसकी है? घाघरा और सोन, घाघरा, सोन, गंडक, ये किसकी है?
ये है हमारी गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? संविधान। देखिए यहां से क्या हो गए क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के, अब क्वेश्चन हमारे आगे इंडियन पॉलिटी के। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नहीं श्रीमान। वी.एन. राव थे क्या? जी श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर है। और संविधान सभा के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। संविधान का जनक जो पूछा गया एलडीसी के एग्जाम में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव का निषेध करता है? यानी भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारी कार्यालय है ना वहां पर रोजगार में भेदभाव का विरोध करता है या निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 15 है या 14 है या 12 है या 16 है? तो अनुच्छेद 14 में तो क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 में तो विधि के समक्ष समानता दी गई है। और अनुच्छेद 15 में कर्म याद है ना, वो धर्म, कौन सा? धर्म, मूल वंश, कर्म याद कर लीजिए। ये धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये कर्म है उसका। इसके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। इसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 16 में आपको क्या दे रखा है कि लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन यानी सरकारी कार्यालयों में रोजगार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में क्या दिया गया है? सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का भी प्रावधान कर सकती है। किनके लिए? जिनका राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। यानी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16(4) के तहत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया? यानी जो न्याय दिया गया है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। सरकारी ऑप्शन है, सभी विकल्प सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। न्याय 3 प्रकार के आपको दे रखे हैं, 3 रूपों में न्याय मिलेंगे आपको, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये तीनों न्याय आपको ध्यान में रखने। कितने न्याय दिए हुए हैं प्रस्तावना में? 3 न्याय दिए हुए हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3। कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये 3 न्याय हमें दिए गए। क्वेश्चन नंबर 74 यूथ कंपटीशन टाइम का मॉडल नंबर पेपर का 4 का 74 नंबर क्वेश्चन। क्या भारत में संघ बनाना एक है? भारत में संघ बनाना क्या है? क्या ये मौलिक अधिकार है या विधि अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? तो संघ बनाना क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार है, जो किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 19C के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 तो देखिए इसी प्रकार हम करेंगे तैयारी, अच्छे तरीके से करेंगे, सभी को समझ में भी आ रहा होगा। आराम से चलें, एक एक व्याख्या करते हुए चलें और क्लास को रेगुलर लगाइएगा। आपका सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में अच्छा स्कोर होगा। 60 से 70% के हर बार आपके नंबर आएंगे। 40% को छोड़ दीजिए, 40% में क्या रखा है? 60 से 70% नंबर लाइए, क्योंकि आपको पटवार का जो एग्जाम देना है 40% से क्या कर लोगे? अभी तैयारी फुल कर लीजिए ताकि आप पटवार में भी अच्छा स्कोर
कर सको। क्या आपको केवल सीईटी देनी है? सीईटी के लिए पढ़ रहे हो क्या केवल? नहीं, आप पढ़ रहे हो नौकरी के लिए। और नौकरी कब लगोगे? जब पटवार में सिलेक्शन होगा। सीईटी आप पास कर लोगे, 60-70% नंबर आएंगे। मॉडल पेपर लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, अच्छे तरीके से 60 से 70% आ जाएंगे। आपको जो मैथ के PYQ है वो भी करवाए जा रहे हैं, वो लगा लीजिए बस। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है। आसान सा क्वेश्चन, किसमें नहीं था? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कल शानदार क्वेश्चन आए थे, सभी के सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आज थोड़े इजी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको मैं जो व्याख्या बता रहा हूं ना, उसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गए? अच्छे लेवल के बन गए। क्यों? जिस प्रकार मैंने प्रार्थना समाज बताया, 1875 में बताया, तो आपसे कह देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रोनाडे के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव ईश्वर चंद्र विद्यासागर से ली गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या दे देगा? प्रार्थना समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेगा, लेकिन आपको तैयार होना है। क्या होना है? तैयार, व्याख्या सहित पढ़ना है, तब भी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर वन लाइनर तरीके से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, किसी भी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो देखिए कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने? तो न्यूनतम उम्र पता है आपको सबसे ज्यादा क्या करके आएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी। क्यों करके आएंगे? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ रखा है पता है आपको? कि वो लोकसभा से बनते हैं। कौन बनते हैं प्रधानमंत्री? लोकसभा से बनते हैं ना, तब उनकी आयु 25 वर्ष होती है। लेकिन हमें यहां पर एक शब्द दे दिया। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन जरूर है आपके सामने, लेकिन शब्द ऐसे दे रखे हैं जो आपको क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री क्या है? राज्यसभा का सदस्य है। तो उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी? तो उसके लिए होगी 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? सभी को पता है ना, कितनी होती है? 530 होती है। क्या सही है 530? जी श्रीमान सही है 530। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाते। 530 में से केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 20। और अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 552। 552 सीट हो गई टोटल। तो 530 हो गए कहां से? राज्यों से। और 20 कहां से हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। कितने हो गए? 550। और 2 कहां से होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया। कौन से? एंग्लो इंडियन का जो किया जाता था, मनोनयन किया जाता था, उनको समाप्त कर दिया। उस प्रावधान को क्या कर दिया? समाप्त। यानी 530 तो राज्यों से और 20 कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल सीट कितनी है? 552 सीट हैं। अधिकतम 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी आपको बताए लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, सुकुमार सेन थे, सरदार पटेल थे, या वी.एस. रमा देवी थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? स्वतंत्र पद प्रदान करता है। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद नंबर 148। अनुच्छेद नंबर 148। कार्यकाल कितना?
6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कार्यकाल ध्यान से देख लीजिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा इसका कार्यकाल। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, क्योंकि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी तो किनके द्वारा? किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जाएगी। और बात करें हम एक और इंपॉर्टेंट बात की, कौन सी इंपॉर्टेंट बात की? इन्हें हटाया किनके द्वारा जाएगा? इनको हटाया किनके द्वारा जाएगा? तो हटाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रीति के आधार पर। यानी जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार कैग को हटाया जाएगा, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट कर कर। क्या बताना है? पहला क्वेश्चन आपको यह बताना है कि भारत का वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, वर्तमान में कौन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। पहले हमारे 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, नहीं इंडियन किसके आगे? पॉलिटी के आगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा? साइंस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस सब्जेक्ट आ गया। तो देख लीजिए, निम्न में से कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब के आकार पर हमेशा बिंब के आकार समान होता है? निम्न में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बिंब के समान होता है? तो सभी को पता है ना, बिंब के समान कहां पर होता है? समतल दर्पण में होता है। कहां पर होता है? समतल दर्पण में होता है। और कैसा होता है प्रतिबिंब? हमेशा सदैव क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सदैव क्या बनेगा? सीधा बनता है और बराबर बनता है, बिंब के बराबर। और क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बिंब के बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। जी श्रीमान, बिल्कुल सही है, तो और तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति क्या होने लगती है? घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चन नंबर 83 हमारा? पृथ्वी की सतह, क्या पृथ्वी की सतह पर जो हमें दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर है और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते क्या कहलाता है? आप सभी को पता है क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं, जैव मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, जीव पर्यावरण के वातावरण के एक जीवित भाग को क्या कहते हैं? देखिए, जीव पर्यावरण के वातावरण के एक जीवित भाग को क्या कहते हैं? अजैविक कारक नहीं, ये तो जीव पर्यावरण का बात हो रहा है, वो भी जीवित भाग की बात हो रही है। आवास नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? जैविक कारक, क्योंकि जीवित भाग की हो रही है तो जैविक कारक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, क्या है क्वेश्चन नंबर 85? रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन है क्या, ये कब हुआ था, क्या कब हुआ था और कब हुआ था? देखिए 2 फरवरी को हुआ। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। कहां पर हुआ था? ये हुआ था ईरान का एक शहर है, उसका नाम क्या है? रामसर। क्या नाम है? ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर हुआ था रामसर कन्वेंशन। किसके लिए? आर्द्रभूमि के लिए, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए, उसकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। और इसी कारण 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें नया पदार्थ बनता है। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। देखिए पदार्थ का क्या हो गया? विस्तार हो गया, कोई बात नहीं। दूध का उबलना, दूध का उबलना। फिर देखिए
क्रेन को क्रश करना, केन को क्रश करना और लकड़ी जलाना। देखिए लकड़ी जब आप जलाओगे ना तो उसके अंदर से CO2 निकलेगी और क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, यानी नया पदार्थ बन गया। यहां पर कोई नया पदार्थ बना है क्या? दूध उबलने के बाद दूध ही रहता है, ऐसे तो थोड़ी नहीं है दही जम जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर दूध से दही बनता ना तब रासायनिक परिवर्तन हो जाता, लेकिन यहां तो दूध को उबाल रहे हैं तो दही थोड़ी जमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं दूध उबलने के बाद दही बन जाएगा या दूध का परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो दूध ही रहता है। और केन को क्रश करना ये भी वही है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होना, तो रहेगा तो क्या रहेगा, पदार्थ ही रहेगा ना। वो विस्तार तो हो गया, कोई बात नहीं, रहेगा तो पदार्थ ही, नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन लकड़ी अगर को हम जला देंगे तो राख बन जाएगी, यानी नया पदार्थ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण। ये तो गलत हो गया, क्यों? गैल्वेनीकरण क्या होता है, लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक यानी जस्त, जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं, इसकी परत चढ़ाना तो क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। और अवसादन नहीं प्यारे विद्यार्थियों, उद्रोपातन नहीं, तो वाष्पन विधि से, क्योंकि समुद्री जल को वाष्प के द्वारा उड़ा दिया जाता है और नमक वहां पर जमा रह जाता है, तो वाष्पन की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और रबड़ का जो होता है ना शुद्धिकरण या रबर का सरलीकरण किया जाता है, वो उस घटना को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण तो क्या है, रबर से संबंधित है, और गैल्वेनीकरण लोहे से संबंधित है। और वाष्पन की क्रिया के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं ना, तो लिख लीजिए 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं मानव में। कौन कौन से होते हैं सभी को पता है ना, इस प्रकार बना लीजिए, ऐसा होता नहीं है फिर भी बना लीजिए। ये लीजिए, इस प्रकार 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4, 2 नीले 2 आलिंद, 1 2, तो एक तो हो गया बायां आलिंद, एक बायां नीले हो जाएगा, एक दायां आलिंद, एक दायां नीले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है? क्या कोबालामीन है, कौन से विटामिन का है? और रथ एक टॉफी, ये तो हमारी एक ट्रिक थी, रथ एक टॉफी, ABCDE, ये तो आ गई रथ एक टॉफी। और B1 की क्या थी हमारी ट्रिक? B1 की ट्रिक थी थारी न्यू पैंट पाइबा फाड़ी रे, थारी न्यू पैंट पाइबा फाड़ी रे, ये ट्रिक है हमारी B1 की, बी वाली विटामिन की, थारी न्यू पैंट पाइबा फाड़ी रे। B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। C को क्या कहते हैं, रेथ एक यानी एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं। E को क्या कहते हैं, टेकोफेरोल कहते हैं। क्या, टेकोफेरोल कहते हैं। और B12 को क्या बन जाएगा, कोबालामीन बन जाएगा। तो B12 को क्या कहते हैं, कोबालामीन। और एक नाम और क्या है, साइनोकोबालामीन। जो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण करना। क्या करना है, लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण करना। किसका कार्य है, ये विटामिन B12 का कार्य है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? नंबर 1 ऑप्शन एडमंड बैकुरल, ऑप्शन नंबर बी दिमित्री मेंडेलीव, ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर, या ऑप्शन नंबर डी जोसेफ प्रिस्टले। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। देखिए पहले हमारे 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी से, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, फिर 10 क्वेश्चन साइंस से। अब क्या आ गई हमारी, अब हमारी आ गई इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्या देर का, एक तब होता है जब किसी सरकार को कुल व्यय उस आय से अधिक होता है, यानी कुल आय है ना वो व्यय से, कुल व्यय क्या कह रहा है, कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे छोड़कर उत्पन्न होती है। ये तो क्या हो गया, घाटा हो गया, ये हो गया राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम क्या है? किसका,
आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है आईएफसी का पूरा नाम? तो आई से क्या बन जाएगा? इंडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आई से इंडियन बन जाएगा। अब से क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल बन जाएगा। अब से फाइनेंशियल बन जाएगा। अस से क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम आपने सुना ही होगा, सिस्टम से सिस्टम बिठा रहा, देखो सिस्टम। और सी से क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा। सी से क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो देख लीजिए इंडियन फंक्शनल गलत, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? मानव विकास को मान्यता, 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल आपको याद रखना है क्या है? 1992 से 1997 है प्यारे विद्यार्थियों। कब है? 1992 से 1997। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? बैंक में ओम्बुड्समैन, क्या ओम्बुड्समैन की भूमिका क्या है? क्या है भूमिका? ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट एवं द्रुत निवारण करना, यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ओम्बुड्समैन का कार्य, क्या भूमिका इसकी बैंकों में? ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट एवं द्रुत निवारण करना। क्वेश्चन नंबर 95 पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। क्या होता है? राजस्व घाटा होता है या राजकोषीय घाटा होता है? तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गए फिर हमारे 5 क्वेश्चन किसके? इंडियन इकोनॉमिक्स के। देखिए 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, 10 क्वेश्चन साइंस के, 5 क्वेश्चन किसके हो गए? हमारे इकोनॉमिक्स के हो गए। अब 5 क्वेश्चन हम किसके करेंगे? कंप्यूटर के करने वाले हैं। तो देखिए किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या कंट्रोल यूनिट, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी नहीं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट ठीक है। अंकगणितीय तार्किक यूनिट ठीक है, तथा रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के घटक यही हैं, कंट्रोल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक यूनिट यानी एएलयू, सेंट्रल, और सीपीयू की फुल फॉर्म पता है ना सभी को? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी फुल फॉर्म, जिसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, अंक गणितीय तार्किक यूनिट भी होता है और रजिस्टर भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश से दिए जाते हैं, किसको? इनपुट यूनिट के द्वारा। श्रीमान बिल्कुल सही है, निर्देश तो इनपुट यूनिट के द्वारा ही दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइन पेन, बार कोड रीडर, स्कैनर, ये सारे क्या है? इनपुट यूनिट है। क्या है? इनपुट यूनिट है। और एएलयू क्या कहते हैं? इसे मस्तिष्क भी कहते हैं। और एएलयू का कार्य क्या है? तार्किक गणना करना। क्या करना? तार्किक गणना करना। और प्रिंटर भी आपको बता रखा है, प्रिंटर आगे भी बता दिए जाएंगे कितने प्रकार होते हैं प्रिंटर के। फिर देखिए 1 पेराबाइट बराबर कितना होता है? 1 पेराबाइट बराबर कितना होता है? जीबी, जेडबी यानी जेडाबाइट, या टिब्बी, या टिब्बी बोले तो टेराबाइट। ये टिब्बी रोग नहीं है, ये टिब्बी क्या है? टेराबाइट। और ईबी यानी एक्साबाइट्स। तो देखिए सबसे छोटी इकाई कहां से स्टार्ट होती है? 1 बिट से। 1 बिट से स्टार्ट होती है। तो देख लीजिए 1 बिट की बात करें, 1 या 0 होता है। 1 बिट बराबर 1 या 0 होता है। और एक निबल मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वाधिक यही पूछा जाता है। 1 निबल बराबर क्या होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद 1 बाइट आता है। क्या आता है? 1 बाइट आता है। और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद केबी, 1 केबी बराबर क्या होता है? 1024 बाइट्स होता है। 1024 बाइट आ जाएगा, बाइट्स आ जाएगा 1024 बाइट। इसके बाद लगातार चलेंगे। केबी के बाद क्या आता है? केबी के बाद आता है एमबी, जो आपको नेट में आपको पता ही है ना, किलोबाइट, ये मेगाबाइट। एमबी जीबी में नेट मिलता है।
फिर देखिए जिब्बी से टिब्बी आ जाएगा टेराबाइट, उसके बाद पिब्बी आ जाएगा यानी पेंटाबाइट, फिर क्या आ जाएगा एक्साबाइट यानी ये देखिए टेराबाइट। ये हमें क्या पूछा है पिब्बी, ये रहा पिब्बी ये रहा टिब्बी, यानी एक पिब्बी बराबर क्या होता है 1024 टिब्बी। ये लीजिए टिब्बी बोले तो टेराबाइट। ऑप्शन नंबर सी एमबी जीबी टिब्बी पिब्बी एक्स और क्या आता है फिर जड बी, क्या जड बी बोले तो जड बी जेराबाइट और फिर आता है जेटाबाइट, क्या आता है जेटाबाइट आता है। इस प्रकार याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसर्स को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं डीमंस। क्या कहते हैं डीमंस, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो भालू है, पेंगुइन है, सिंह है या व्हेल, तो क्या है पेंगुइन। और लिनक्स एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एक तो लिनक्स हो गया, एक कौन सा है एमएस डोस, एमएस डोस ये भी एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज यूनिक्स भी क्या है, विंडोज यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद हुए ना, तो देखिए 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पहले 10 क्वेश्चन हमने इंडियन हिस्ट्री के किए, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के किए, फिर 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के किए, फिर 10 क्वेश्चन हमने साइंस के किए, फिर 5 क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स के किए, फिर हमने 50 क्वेश्चन किसके किए, फिर 5 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के किए, यानी 50 क्वेश्चन हमारे अब हो चुके हैं। अब आती है आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग और मैथ। अच्छे तरीके से समझेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे। देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ए बी का दादा है, ए है ना वो बी का क्या है दादा। ये लीजिए ए यहां पर है और बी यहां पर है। ये लीजिए ए क्या है, ए यहां पर बैठा है तो ए क्या है बी का दादा। ये लीजिए बी का दादा हो गया ए। आगे देखिए डी ए का भाई है, यानी डी और ए ये क्या आपस में भाई, मान के चलिए ये बी है आप, ये हो आप, ये मान लीजिए आप, और आपके ये हैं दादाजी। और दादा का भाई आपका क्या लगेगा पता है ना आपको, ये हो गया दादा का भाई, तो आपका क्या लगेगा दादा ही लगेगा ना, दादा ही लगता है। आगे देखिए ई डी का पुत्र है, डी ई क्या है डी का पुत्र है। ये लीजिए ये पुत्र आ गया, ई डी का पुत्र है, या नीचे आ जाएगा ना। तो देखिए आपका दादा लगता है, आपका कोई दादा है, उसका भाई आपका क्या हो गया दादा हो गया, और उसका लड़का आपका क्या लगेगा, या तो लगेगा चाचा या लगेगा ताऊ, या तो लगेगा चाचा या लगेगा ताऊ, यही लगता है ना। आप देख लीजिए अपने पर ले लीजिए, आप यहां पर हो और आपके दादाजी है, उनके भाई का लड़का आपका क्या लगेगा, या तो लगेगा चाचा या लगेगा क्या लगेगा ताऊ लगेगा। तो आगे देखिए ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ई कौन है, ई कौन है ये हमें बताना है। तो या तो चाचा है या ताऊ है। ये फूफा कैसे आ गया, मान लीजिए फूफा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनके साथ ही आता है चाचा ताऊ फूफा, चाचा ताऊ फूफा। फूफा क्यों है पता है ना, क्योंकि आपके दादा की लड़की है ना वो क्या है आपकी बुआ, और बुआ का पति क्या फूफा, बुआ का पति आपका क्या लगेगा फूफा जी लगेगा। और फूफा नाम तो सुना ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 102, उस विकल्प का चयन कीजिए, कौन से विकल्प का, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले का, यानी भारत का, भारत जो चीता दे रखा है ना वो भारत से संबंधित है। किस प्रकार है, क्योंकि चीता क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या है राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है चीता। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या शेर है, गाय है, गेंडा है या तेंदुआ है, तो गाय, गाय हमारी माता है, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, यदि भाग का अर्थ प्लस, यानी हमें ये दे रखा है, ये लीजिए ये जो दे रखा है ना इसके स्थान पर ये चिन्ह परिवर्तित करने हैं, तो कर लीजिए 40 भाग, भाग का अर्थ क्या करना है हमें प्लस, कर दीजिए प्लस 20। आगे क्या करना है गुणा, गुणा कहां पर है ये रहा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, माइनस कर दीजिए 10। और देखिए प्लस है ना, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है हमें भाग, ये लीजिए फिर क्या आ गया 10 आ गया। और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा, यानी इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या हल होता है, भाग हल होता है। ये लीजिए ये हल करेंगे तो 40 प्लस में 20 माइनस में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और गुणा में
5 रह जाएगा। आगे देखिए 40 प्लस में 20 और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये लीजिए माइनस का 5। और 40 और 20 कितने होते हैं 60, और 60 में 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 55 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा असंगत है। असंगत का चयन करना है, यानी जो संगत में न रहे, अलग हो जाए, यानी आप सभी एक समान हो, आप दोस्त 3 तो एक जैसे हो, लेकिन एक दोस्त आपका ऐसा जो न कभी पार्टी करता है, न कुछ बात, अपने से लेना अपने से देना। तो देखिए कौन सा है वो ऐसा दोस्त यहां पर, अजहार या 33 15 17 28 49 13, अजहार और 17 28 ये क्यूब है। किसकी क्यूब है? अजहार तो है 10 की क्यूब, ठीक है 10 की क्यूब होगी। और 17 28 यानी 1728 किसकी है? 12 की क्यूब है। और देखिए क्यूब 33 15 किसी की क्यूब है क्या? 33 15 नहीं होती प्यारे साथियों, 33 75 होती है। क्या है? ये गलत हो गया। तो ये क्यूब है क्या? 49 13, ये 17 की क्यूब आ गई। ये तीनों तो क्या है? क्यूब दे रखी है हमें। 10 की क्यूब अजहार दे दी, 17 की क्यूब कितनी दे दी? 4913 दे दी, और 12 की क्यूब 1728 दे दी। लेकिन 33 15 ये किसी की क्यूब नहीं है। अगर 33 75 होता ना तब ये अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकता था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रखा है? असंगत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? किसी कूट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? होटल को क्या लिख रहे हैं? 30, तो लिख लीजिए अच कितने पे आता है जी श्रीमान? अच 8, यानी देख लीजिए 8 बन रहा है ना, इस प्रकार अच है तो ये लीजिए 8 बन गया 8। इसी प्रकार बनाने आपको, ये ट्रिक भी आपको आती होगी। ऑफिस जाऊंगा मैं 15 को, ऑफिस जाऊंगा 15 को। आगे देखिए टी से 20 मैच, ये लीजिए 20। ई कितने पे आता है? 5 पर आता है। और अल कितने पे आता है? लव, यानी 12 पे आता है। 12वें दिन लव, ठीक है बस। अब देखिए 30 आ रहा है। 30 कैसे आ गया जी? पहले तो करते हैं इनका योग। 8 और 15 कितने होते हैं? 8 और 15 हो गए हमारे 23। कितने हो गए? 23 हो गए। और 23 और 20 43, 43 और 5 कितने हो गए? 43 और 5 हो गए 48, 48 और 12 60 हो गए। कितने? ये तो 60 आ रहा है। हमें दे रखा है 30 बन गया श्रीमान, क्योंकि इसका क्या कर दिया उसके बाद आधा कर दिया, यानी 30 आ गया। अब देखते हैं इसका बनता है कि अल लव, यानी 12 पे आता है। ए 1 पे आता है, प्लस 1 कर लीजिए। टी 20 20 पे आता है। ई आता है 5 पर, देख लीजिए आता है क्या? 20 और 5 25 और 26, और 26 और 12 कितने हो गए? 26 और 12 हो गए हमारे 38। 38 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो देख लीजिए 19 अगर ऑप्शन में है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 19। ये लीजिए, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 38 21 22 19 मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में वही संबंध रखता है जो पहले शब्द में है। देखिए कीवी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय स्पेन का राष्ट्रीय पशु क्या है? बेल, शेर, मोर, गेंडा। तो कौन सा आ जाएगा? बेल। क्या आ जाएगा? स्पेन में क्या है? बेल। तो ये लीजिए, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 107। हमें क्या करना है? जो कथन दे रखे हैं निष्कर्ष देखने हैं, उसके आधार पर हमें आंसर देना है। ये लीजिए कथन, इस तरफ हम डायग्राम बना लेंगे। ये लीजिए सबसे पहले, कोई बैग कविता नहीं है, अलग अलग है। यानी बैग है ना, कविता नहीं है, अलग अलग है। इनका कोई संबंध नहीं है आपस में। ये लीजिए, ये हमारा हो गया बैग और ये हो गई कविता। यानी कविता का बैग से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कविता पढ़ती नहीं है ना। आगे देखिए, कुछ किताबें बैग है, कुछ किताबें ना वो बैग है। तो किस बनेगा? इस प्रकार भी बन सकता है। ये लीजिए यहां पर बना दे, कुछ किताबें बैग हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना, इस प्रकार भी हो सकता है। ये कविता तो हो सकता है। अगर कविता बैग नहीं है तो कविता किताबें तो हो सकती है, किताबें तो रख सकती है। तो इस प्रकार भी बन सकता है। तो यहां पर हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक बार देखते हैं। इस प्रकार हमने बना लिया। ये क्या हो गई? किताबें। क्या हो गई? किताबें। अब देखिए निष्कर्ष, ये डायग्राम बन गया। किताबें आ गई, बैग आ गया, कविता आ गई। कुछ किताबें कविताएं नहीं है, कविताएं नहीं है ना। कुछ किताबें कविताएं नहीं है, ये बात तो सही है। तो ये लीजिए सही है। तो आगे देखिए, कुछ कविताएं बैग है, कुछ कविता बैग है। यहां पर तो कह रहा है कोई कविता बैग नहीं है,
कोई बैग कविता नहीं है और यहां पर कह रहा है कुछ कविताएं बैग है, तो ये तो हो जाएगा सरासर गलती, साफ झूठ बोल रहा है यहां पर। तो एग्जामिनर बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो इसमें केवल एक सही है, तो निष्कर्ष केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन हमारा किसका आ गया, मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो लीजिए मैथ का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहां पर लीजिए इस प्रकार एक समलम चतुर्भुज हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये लीजिए यहां पर हम क्या बना लेते हैं, एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये लीजिए बन गया क्या, नहीं, एक बार और थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये लीजिए थोड़ा सा यहां से सही कर लेते हैं। समलम चतुर्भुज अच्छा तो होना चाहिए ताकि समझ में अच्छे से आए। ये लीजिए समलम चतुर्भुज, हाँ अब सही लग रहा है, समलम चतुर्भुज है, ठीक है। समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई 51, ये तो है 51, क्या है 51, और ये ऊपर वाली क्या है 21। समांतर भुजा है क्योंकि यही समांतर है, ये समांतर नहीं है ना, ये वाली और ये वाली समांतर नहीं है, और ये वाली और ये वाली समांतर है। तो समांतर भुजाएं 51 और 21 है। तो 51 कौन सी होगी, बड़ी वाली होगी, 21 छोटी वाली होगी। सामान्य सी बात है, समझ में आ गई होगी। अन्य दो भुजाएं ये वाली में से प्रत्येक की लंबाई 39 है, यानी प्रत्येक की लंबाई 39 है। ये भी 39 है, ये भी 39 है, ठीक है जी, ये भी 39 तो ये भी 39। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमें 39 है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। किस प्रकार, ये लीजिए यहां पर एक रेखा खींच दीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा। ये क्या इसकी ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, ये भी क्या इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 21, तो बच गई कितनी 30 बच गई ना, क्योंकि ये तो टोटल तो 51 है, लेकिन इसकी बीच वाली 21 रह गई। ये वाली क्या है 21, ये वाली 21 है, तो और कितनी रह गई 30, तो 15 ये बच गई और 15 ये बच गई। अब देखिए इसकी क्या कर लेते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, ये 15 डिग्री है, ये 39 डिग्री है। तो किस प्रकार करते हैं, कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कर्ण 39 दे रखा है, 39 की स्क्वायर कर लेंगे। और क्या दे रखा है, बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 की स्क्वायर हो गई। और देखिए आगे प्लस में लंब स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो देखिए 15 की स्क्वायर इधर चली जाएगी, तो 39 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा लंब की स्क्वायर, यानी लंब आ जाएगा। और यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये लीजिए इसको हल करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, किसकी, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36, यानी यानी ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा 36। ये लीजिए हमारा आ गया 36। अच का मान कितना आ गया 36। अच 36 है। समांतर भुजाएं हमें पता है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किस प्रकार करते हैं आपको पता है ना समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये लीजिए आपको बता देता हूं उसका सूत्र क्या होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए यहां पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो भुजा है ना उसका योग इंटू में अच। तो 1/2 लिख लीजिए इंटू में 51 और 21 कितने होते हैं 50 20 70, यानी 72 हो गया, यानी समांतर भुजाओं का योग 72 इंटू में 36 आ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई कितनी आई थी 36। तो इनको काट दीजिए, इसको काटे हुए तो 36 दूना 72 होते हैं, 36 दूना 72, यानी 36 की स्क्वायर करनी है तो 36 की गुणा 36 से कर दीजिए, या फिर आप स्क्वायर याद रख लीजिए, गुणा करोगे तो 6 छिका 36, 3 हासिल 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36, 36 और 3 कितने हो गए 36 और 3 हो गए 39, 3 हासिल 3 तिया 9, 9 और 3 12, यानी 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में 1296। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है। बेलन की त्रिज्या 4x और मान 4x इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखते हैं ताकि गुणा मत समझे, 4x और इसका ऊंचाई कितनी है 7x है। ये लीजिए 4x और 7x आ गई, और इसका आयतन हमें दे रखा है 2816। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर
एच, ये होता है बेलन का आयतन। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी 4x का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? 4x का। तो कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए। r का मान कितना है? 4x, तो ये लीजिए 4x, और इसकी स्क्वायर करनी है तो स्क्वायर पहले ही कर दीजिए ना। 4x की स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 की स्क्वायर 16 और x की स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इंटू में 7x आ जाएगा, इंटू में 7x। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और इसका भी मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? हमें इसका आयतन का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 2816 दे रखा है, यानी 2816 बराबर क्या दे रखा है? ये दे रखा है। अब इसको काटिए, इसको काटोगे तो किस प्रकार कटेगा देख लीजिए। क्या ये 11 से कट जाएगा? 11 से 11 दूनी 22, कितने बच गए? 6, 11 5 55, 55 और 5 रेख 6, ठीक है। 11 से काट दीजिए इसको। 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 आ गया। फिर 11 कितने बच गए? 5 बच गए ना। कितने? 11 5 11 दूनी 22, कितने? 6 बच गए। फिर कितने पे जाएगा? 11 5 55 पे जाएगा, और फिर 11 6 66 पे। इधर काटोगे 11 दूनी 22 आ जाएगा, और 16 दूनी इधर 32 है, और 32 से इसे काटोगे तो कितने पर चला जाएगा? ये 32 पे, 32 का ये हो जाएगा 4 पे। 4 से कटेगा ना। 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, ये सही काटा गया। 11 दूनी 22, 6 बच गए, ठीक है। 6 बचे तो 61, 11 5 55, 55 6 बच गए, 11 6 66, 256, ये तो सही काटा है हमने। और देखिए 11 दूनी 22, इधर भी सही काट रखा है। फिर देखिए 200 आ गया, तो 16 दूनी 32, 32 को इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तो नहीं आएगा, और कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको काटिए। इसको काटते हैं तो 8 से कटेगा। 8 दूनी 16, बिल्कुल सही काट रखा है हमने। 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 आ गया। इधर बच गया हमारा 8, इधर बच गया x की क्यूब, यानी x का मान कितना आ गया हमारा? 2, क्योंकि क्यूब किसकी होती है? 2 की होती है ना। तो x का मान 2 आ गया, तो लंबाई 4 इंटू में 2, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि एक संख्या के 38%, कोई संख्या है उसका 38%, यानी 38/100 ये हो गया। उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर, यानी घटाव, उसी संख्या जो ये है ना, उसी का 22%, ये लीजिए 22% का अंतर कितना है? 3200, यानी इसका मान हमें क्या दे रखा है? ये किसके बराबर है? 3200 के बराबर है। किसके बराबर है? 3200 के बराबर है। तो ये पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसका 15.5% ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 3200 बराबर 100 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। यहां पर 38x, इधर माइनस के क्या हो जाएंगे? 22x, और 38 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे? 16 बच जाएंगे, यानी 16x आ जाएगा। अब देखिए 16 से इधर काटेंगे तो 16 दूनी 32, यानी इधर 200, तो 200 की गुणा 100 से कराएंगे तो 200 इंटू में 100, यानी कितने हो जाएंगे? 20,000, यानी x का मान कितना आ गया? 20,000, यानी वह संख्या कितनी है? 20,000 है। अब ज्ञात कर लीजिए 20,000 का कितना? 20,000 का 15.5, यानी 15 दूनी 30। इसको पहले क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 और 31, यानी 31/2% को हल करना है। तो 31/2 इंटू में 100, इसका उत्तर हमें निकालना है। 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? 3100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर 7 साल में, पहले देखिए, पहले क्या थी? x राशि थी, अब क्या हो गई? 2x हो गई। तो अब उसका ब्याज कितना हो गया? यानी x ब्याज लगा है ना, ब्याज x लगा है, तभी तो दोगुना हुई है, तो दोगुनी हो गई। कितने साल में? 7 साल में। कितने साल में? 7 साल में। तो कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुना हो जाएगी? मूल राशि की 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। तो देख लीजिए यहां पर हमें क्या दे रखा है। इसको 2 तरीके से करते हैं। एक तो है शॉर्ट ट्रिक हमारी, क्या है? एक तो हमारी है शॉर्ट ट्रिक, और एक है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। कौन से करना चाहोगे? पहले हम आपको जो अच्छा लेवल है ना, अच्छे तरीके से हम किस प्रकार करेंगे। देखिए ये आ गया हमारा ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता है ना? ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू में दर
इंटू में समय बटा में 100, ये होता है हमारा सामान्य सूत्र। इस तरीके से कर लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ब्याज हमारा कितना बचा था, x बचा था, मूलधन कितना था, x था, दर हमें पता नहीं, समय हमारा 7 वर्ष है, 100 हमारा क्या है, 100 हमारा आ जाएगा ये बटा में, x से x कट जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है, दर, यानी दर का मान कितना आ जाएगा, 100/7%। दर का मान कितना आ जाएगा, 100/7%। ये आ गई हमारी दर। अब ज्ञात कर लेंगे हम आगे वाले का समय। तो वर्ष ज्ञात करने हैं, तो लीजिए कितनी, मूल राशि से 5 गुना, यानी मूल राशि से 5 गुना। तो अब यहां पर 4x आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, ब्याज। तो 4x आ गया बराबर x क्या है, मूलधन। दर कितनी है, 100/7, यानी बटा में 7 आ जाएगा, इंटू में 100 वो नीचे वाला। और समय कितना है, मान लीजिए t समय है, t ये ज्ञात करना है। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100, x से x कट जाएगा, और 7 चौका 28, यानी t का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हो गया ना ये क्वेश्चन 28। ये होता है एक तरीके से हल करने पर 28, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका भी एक शॉर्ट तरीका है। उसका तरीका क्या है, देख लीजिए इसका शॉर्ट तरीका। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम शॉर्ट तरीका किस प्रकार करेंगे, जो साल हमें दे रखा है ना, टाइम, टाइम तो कहां पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये लीजिए टाइम 7 आ गया ऊपर, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, जो दोगुनी हो रही है ना वो नीचे लिख दीजिए। दोगुनी कितनी, दोगुनी हो रही है ना, तो 2 में से 1 कम करके लिख दीजिए। ये लीजिए 2 - 1। इसी प्रकार इधर कीजिए, टाइम हमें ज्ञात करना है तो टाइम का टाइम रहने दीजिए। बटा में कितनी गुनी हो रही है, 5 गुना, तो 5 का 1 कम कर दीजिए। ये लीजिए अब क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा, तो 7 का 7 रहने दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बराबर टी बटा में 4 आ जाएगा। अब इस प्रकार गुणा कर दीजिए। इस प्रकार गुणा करोगे तो टी का मान बराबर 7 चौका 28, यानी टी का मान कितना आ गया, 28। ऑप्शन नंबर सी ये आया इसका शॉर्टकट मेथड। क्या है, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्या है क्वेश्चन नंबर 112 कि 2 पाइप हमें दे रखी है, पाइप और टंकी से। क्वेश्चन है पी और क्यू खाली टैंक को क्रमशः 20 और 10 मिनट में भर देते। 20 मिनट में और 10 मिनट में पी और क्यू भर देते हैं। आर पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 मिनट में, कितने मिनट में, आर खाली कर देता है 15 मिनट में खाली कर देता है। ये लीजिए मिनट आ गई, तो इनका क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, बीतिया 60। ये आती है इसकी कार्य क्षमता। पी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। ये इसकी कार्य क्षमता क्या है, 6। यानी बी है ना 20 मिनट कार्य करेगा ना प्रतिदिन, तो 3 दिन में उस टैंक को पूरा भर देगा। देखिए पहले दिन 20 भरेगा, दूसरे दिन भी 20 भरेगा, तीसरे दिन भी 20 भरेगा, तो 60 टोटल कुल कार्य करना है। तो प्रत्येक दिन 20-20 मिनट भरेगा तो 3 दिन में हो जाएगा ना। इसी प्रकार क्यू 6 दिन में, और 15 चौके कितने होते हैं, 60, तो ये लीजिए 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, मिनटों में हमें ज्ञात करना है, मिनट में हमें ज्ञात करना है। तो कर लीजिए, देखिए ये क्या करेगा, भरेगा ना टैंक को, पी भरेगा प्लस का 3, ये क्यू भी क्या करेगा, टैंक को भरेगा तो 6, और आर क्या करेगा, खाली तो माइनस कर दीजिए, यानी 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 में से 4 जाए 5, यानी 5 भरेगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम होगा, 5, तो 60 कितने दिन में हो जाएगा काम, टोटल 5 से भाग दे दीजिए तो 12 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। यानी प्रतिदिन 12 मिनट काम करे तो 5 मिनट में, 5 दिनों में टंकी भर जाएगी। ये कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 12 मिनट कौन से में है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 12A 16B 15C दे रखा है, बराबर दे रखा है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे। किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले 12, 16, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 16, 15 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा इसका, 2 कॉमन नहीं आ रहा, 12, 16, 240। ठीक है, 240 आ गया इसका एलसीएम। कितना आ गया प्यारे साथियों, 240। तो 240 से प्रत्येक को भाग दे दीजिए, यहां पर 240 से, यहां पर 240 से, यहां पर 240 से, तो काटिए, 12 दूनी 24, यानी 20 आ जाएगा। ए बटा में क्या आ गया, यहां पर 20 आ गया, बराबर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 की गुणा 16 से करेंगे
क्या तभी आएगा, 16 की गुणा किससे करेंगे, 15 से, किससे करेंगे, 15 से, तब आ जाएगा। तो b बटा में 15, b बटा में 15, c बटा में 16 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो c बटा 16 ये आ गया। और जो नीचे वाला है ना वही क्या है, इसका अनुपात, किसका, a b c का अनुपात। तो क्या आ गया, 20 15 16, 20 15 16, तो कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर 20 औसत आयु है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। आगे देखिए, बी और सी की औसत आयु, बी प्लस सी औसत आयु की बात कर रहा है तो 25 है, तो इंटू 2 से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा, तो 50 आ गया। ये लीजिए, ए बी सी का योग 60 है, बी सी का योग 50 है, तो ए की आयु कितनी बच जाएगी, केवल 10 वर्ष बच जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ये तो समझ में आया होगा ना, 3 से गुणा क्यों किया, 2 से गुणा क्यों किया। चलिए आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्यों किया है, क्योंकि ए प्लस में बी प्लस में सी, इनका औसत यानी राशियों का योग कितने, 3 राशि है तो 3 बराबर कितना देर का है, 20। तो a प्लस में b प्लस में c बराबर क्या आ जाएगा, 20×60, क्योंकि यहां भाग में इधर जाकर गुणा में। इसी प्रकार इसको किया हमने, b प्लस में c का औसत 2 है तो 2 लिख लीजिए, 25 देर का है तो b प्लस c का मान कितना आ जाएगा, 50। तो ये लीजिए b प्लस c का मान 50 है, हमें पूछा a का, इन 2 का मान 50 है तो 1 का कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा ना, तो 10 वर्ष इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 115 हमारा, 115 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 8200 की राशि ए बी सी को इस प्रकार वितरित की जाती है या इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 500 रुपए अधिक मिले। किनको मिले अधिक रुपए, 500 रुपए अधिक मिले ए को, किससे, बी से, यानी बी का मान एक बार मान लीजिए एक्स, बी को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो इसको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, किसको, ए को, ये लीजिए 500 रुपए ज्यादा हो गए। फिर क्या कह रहे हैं कि सी को ए से 300 रुपए अधिक मिले, सी को है ना ए से भी 300, यानी 300 और कर देंगे, 500 में 300 जोड़ेंगे तो 800, ये लीजिए टोटल। ये तो सी को रुपए मिले हैं, ये बी को रुपए मिले हैं, ये ए को मिले हैं, और टोटल रुपए कितने हैं, 8200 है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 500 प्लस x प्लस में 800, इनको जोड़ेंगे तो x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया। 500 और 800 कितने हो गए, 8 और 5 कितने होते हैं, 12, 8 और 5 12 कहां पर होते हैं, 13 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कितने हो गए, 1300, कितने हो गए, 1300 प्लस में 1300, इसका मान 3x प्लस 1300 को मान दे रखा है हमें 8200, तो लिख लीजिए 3x प्लस 1300 का मान हमें 8200 दे रखा है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से x का मान 1300 यहां से घटाएंगे तो कितना बच गया, 6900। तो यहां 3 का भाग दे देंगे क्योंकि यहां पर गुणा में है, तो कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा x का मान। और हमें किसका मान पूछा है, a की राशि पूछी है, तो 2300 में 500 जोड़ दीजिए, 2300 24 25 26 27 28, यानी 2800 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2800, यानी a की तो राशि कितनी है 2800, b की राशि 2300, और c की राशि पूछ लेता तो हम 2800 में 300 और जोड़ देते, यानी 3100 a की सी की राशि हो जाती प्यारे साथियों। तो ये थे हमारा मॉडल पेपर नंबर 4, ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 की पार्ट 2 की क्लास। पार्ट 2 की क्लास थी जो आपको किस प्रकार लगी, पार्ट ए हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, पार्ट 2 और करवा दिया, और पार्ट 3 आपको राहुल सर के द्वारा करवा दिया जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर वास्तव में आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।